हेलो एवरीवन। तो आज हम सीडीपी का लेक्चर नंबर 4 करेंगे। ठीक है, जो जो इम्पोर्टेंट चैप्टर रहेगा आपका, तो ये है हमारा सिगमंड फ्राइड का। ठीक है, कौन थे सिगमंड फ्राइड? जो कि एक क्या थे, न्यूरोलॉजिस्ट थे। ठीक है, और ये अपने पेशेंट से काफ़ी मिलते थे और उनके बारे में उनकी सारी बातें वो सुनते थे और उनसे अच्छे से इंटरेक्ट करते थे। तो उन सभी की ऐसे करते करते उन्होंने ना एक थ्योरी दी जिसका नाम था साइको एनालिटिकल थ्योरी, और इस थ्योरी का दूसरा नाम क्या है? साइकोसेक्सुअल थ्योरी। ठीक है, तो फादर ऑफ साइको एनालिसिस किसे माना जाता है, या फिर हिंदी में पढ़ें तो मनोविश्लेषणवाद का जनक कौन है? तो सिगमंड फ्राइड है। ठीक है, अब हम इसके आगे जो फर्दर इनके इम्पोर्टेंट पॉइंट थे, तो सबसे पहले इनका ना एक सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट था, वो क्या था कि इन्होंने जो माइंड था ना उसको आइसबर्ग बोला था, यानी कि बर्फ की चट्टान। बर्फ की चट्टान है ना। बर्फ की चट्टान क्यों बोला था? क्योंकि जो हमारा मन है ना, मतलब बर्फ की चट्टान जैसे इतना हिस्सा इसका बाहर है, तो बहुत ज़्यादा हिस्सा जो है वो क्या होता है, पानी में रहता है। तो हम इसको आगे जाके डिस्कस करेंगे कि किस तरीके से ये आइसबर्ग की इसने कंपैरिजन की थी। तो सबसे पहले इनके इंपॉर्टेंट पॉइंट थे मन की संरचना, व्यक्तित्व की संरचना और मनोयोनिक विकास की अवस्था, यानी कि ट्रोपोग्राफिकल मॉडल, स्ट्रक्चरल मॉडल और साइको सेक्सुअल स्टेजेस। इन तीनों को हम एक एक करके पढ़ते हैं क्योंकि इनके आगे फर्दर पार्ट्स होते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे टोपोग्राफिकल संरचना, यानी कि मन की संरचना, टोपोग्राफिकल मॉडल। ठीक है, तो इसके इन्होंने 3 पार्ट्स बताए थे। सबसे पहला जो इसकी स्टेज थी वो थी चेतन मन, यानी कि कॉन्शियस माइंड। उसके बाद था प्री कॉन्शियस नहीं है, ये है हमारा सबकॉन्शियस माइंड। ठीक है, इसको आप सबकॉन्शियस करना। उसके बाद है अनकॉन्शियस माइंड, यानी कि अचेतन मन। तो ध्यान से सुनो, जो चेतन मन होता है जिसमें वे विचार होते हैं जिनका हम वर्तमान में हमें जिनका ज्ञान होता है, कुल टोटल मन का ये 1/10वां भाग होते हैं, यानी कि ये क्या है? आइसबर्ग। यहीं से आइसबर्ग की कंपैरिजन की थी इन्होंने कॉन्शियस माइंड के साथ। ठीक है, कि 10 में से सिर्फ एक भाग ऐसा है जो हमारा कॉन्शियस माइंड है। फिर है सबकॉन्शियस माइंड। ये कौन सा माइंड होता है? ये वो माइंड होता है, इसमें वे बातें होती हैं जिन्हें हम कोशिश करने पर याद कर सकते हैं, जैसे भूली हुई बातें। मतलब कोई चीज़ हम भूल गए हैं और अगर हम उसको कोशिश करें ना याद करने की, तो हमें याद आ जाती है। ठीक है, जैसे कि 12th का रोल नंबर आपको मान लो याद नहीं है, लेकिन अगर कोई बताए कि मेरा तो 96 था बाद में, तो उसको याद आ जाएगा, हाँ तेरे से 2 नंबर छोड़ के मेरा था। तो वो होता है हमारा सबकॉन्शियस माइंड। ठीक है, एक होता है अचेतन मन, यानी कि अनकॉन्शियस माइंड। यह माइंड, ये जो सबसे बड़ा भाग होता है, ठीक है, यानी कि 9/10, यानी कि 10 में से 9 जो है वो हमारा कौन सा मन होता है? अचेतन मन होता है। इसमें हमारी दबी हुई इच्छाएं, यानी कि दमित इच्छाएं होती हैं। ठीक है, यौन इच्छाएं और कड़वे अनुभव होते हैं। तो हमें सिर्फ इसका इतना ही याद रखना है कि टोपोग्राफिकल जो मॉडल था, इसको हम एक चीज़ और कहते हैं, ये होता है कंक्रीट एस्पेक्ट्स। ठीक है, यानी कि स्थूल रूपीय पक्ष। कौन सा? स्थूल रूपीय पक्ष। ठीक है, इसके 3 पार्ट्स हैं, चेतन मन यानी कि कॉन्शियस माइंड, उसके बाद सबकॉन्शियस माइंड और फिर अनकॉन्शियस माइंड। इनकी डेफिनेशन आप देख लीजिए, किस भाग को कौन से हम इनको क्या बोलते हैं। ठीक है, याद रखना, ये इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आता है व्यक्तित्व की संरचना। देखो, व्यक्तित्व की संरचना में जो इसको क्या बोलते हैं, स्ट्रक्चरल मॉडल भी इसको बोलते हैं, और एक चीज को बोलते हैं डायनामिक एस्पेक्ट्स, यानी कि डायनामिक एस्पेक्ट। और हिंदी में अगर मैं इसको लिखूं तो ये होता है गत्यात्मक पक्ष। ठीक है, इसमें इन्होंने बताया कि 3 टाइप, इसके भी 3 ही प्रकार होते हैं भाई, देखो। ठीक है, कौन कौन से वो पढ़ लेते हैं। इड यानी कि इदम, ईगो यानी कि अहम, और सुपर ईगो परा अहम। ठीक है, तो जो इड होता है यह पूरी तरह से अचेतन होता है, और सुख यानी कि प्लेजर प्रिंसिपल, ये याद रखना आप। ठीक है, प्लेजर प्रिंसिपल पर काम करता है। इसे तुरंत, मतलब इसमें क्या होता है, इसमें बच्चे को तुरंत संतुष्टि चाहिए होती है। जैसे छोटा बच्चा है ना, छोटा बच्चा होता है, उसको दूध पीना मान लो, तो वो उसमें चूसने का काम करता है। जब वो दूध को चूस के पीता है ना, तो उसको उस चीज़ में प्लेजर मिलता है, यानी कि ये क्या होता है, उसका प्लेजर प्रिंसिपल होता है इड। ये छोटे बच्चे इसी प्रिंसिपल पर काम करते हैं। ठीक है, उसके बाद क्या होता है, उसके बाद आता है ईगो। ईगो के अंदर क्या होता है,
ये होता है रियलिटी प्रिंसिपल। ईगो में ये होती है वास्तविकता का सिद्धांत, ठीक है, उस पर काम करता है। यह ईद और वास्तविक दुनिया के बीच संतुलन बनाता है, मतलब इन दोनों के बीच, ठीक है, ये ईगो। ओके, उसके बाद आता है सुपर ईगो यानी कि परम अहम। यह नैतिकता के सिद्धांत यानी कि मोलारिटी प्रिंसिपल काम करता है। देखो जो मोलारिटी प्रिंसिपल है कैसे याद रखना, एक होता है ईद, एक होता है ईगो और एक होता है सुपर ईगो। सुपर ईगो, ये ईड जो है ये किस पे काम करता है, प्लेजर प्रिंसिपल पे, और ईगो किस पे काम करता है, रियलिटी प्रिंसिपल पे, और सुपर ईगो किसके ऊपर काम करता है, मोलारिटी प्रिंसिपल के। ठीक है, इनको ना हम एक उससे वाक्य से समझते हैं। मान लो कि ना एक लड़का है, ठीक है, उसने एक लड़की को देखा, तो उसके दिमाग में जितनी भी चीज़ें आएंगी ना वो सारे उसके ईड के होंगे, उसको प्लेजर चाहिए होता है। फिर जब वो ये सोचता है कि यहाँ मैं इसको कुछ नहीं कहूँगा या मैं किसी और के पास जाके कहूँगा इसको, तो वो होता है ईगो। लेकिन जब वो एक ऐसे स्टेज में आ जाता है कि अब वो ये कहेगा कि नहीं तेरी तेरी नहीं किसी और, ये तेरी बहन भी तो जैसे है ना, तो ये किसी और की भी तो बहन है, तो इसको हम कुछ नहीं कहेंगे। यहाँ पे क्या होता है, सुपर ईगो। और सुपर ईगो का सबसे ज़्यादा एग्जाम्पल हम क्यों किस चीज़ को याद रखते हैं, जो हमारे सोल्जर होते हैं ना, इनको हम याद रखते हैं, ये होते हैं सुपर ईगो। ठीक है, तो ये था इसका डायनामिक एस्पेक्ट। आगे चलते हैं। अब है मनोयोनिक अवस्थाएं। मनोयोनिक अवस्थाएं क्या होती हैं, मनोयोनिक अवस्थाएं होते मतलब साइकोसेक्सुअल स्टेजेस। अब ये देखो बहुत इंपॉर्टेंट, आपको ना याद रखना है। कैसे याद रखना है, हम इसको एक एक करके याद रखते हैं। सबसे पहले होता है मुख्य अवस्था, ओरल स्टेज, जो कि 0 से 1 वर्ष तक होती है। बच्चा का जो केंद्र होता है यहाँ पे आनंद का, वो होता है मुंह। तो इसमें क्या होता है, सिगमंड फ्राइड का मानना है कि बच्चों को सभी क्रियाओं का केंद्र शुरुआत मुख से होता है। ठीक है, वह चीज़ों को, इसमें क्या होता है, चीज़ों को चूसना, ठीक है, काटना, वो कहाँ से करता है, मुख से करता है। यानी कि जो ओरल स्टेज है, यहाँ वो बच्चा क्या कर रहा है, चूस रहा है किसी भी चीज़ को या फिर काट रहा है, तो वो यहाँ पे प्लेजर किस चीज़ से फील करता है, इन दोनों चीज़ों के थ्रू करता है। ठीक है, उसके बाद आता है गुदा अवस्था यानी कि एनल स्टेज। ये कब से कब तक होती है, 1 से 3 तक। इसमें बच्चा क्या करता है, मल मूत्र त्याग पर नियंत्रण सीख जाता है। 2 चीज़ें होती है भाई इसमें, क्या, एक तो होता है गुदा संचयन, ठीक है, उसके बाद होता है गुदा निष्कासन, ठीक है। अब इसमें क्या है, जो गुदा संचयन होता है ना, इसके अकॉर्डिंग जो सिगमंड फ्राइड जी हैं वो क्या कहते हैं, वो कहते हैं कि फ्राइड का मानना है कि ये बच्चे भविष्य में जाकर समय के पाबंद बन जाते हैं और कंजूस प्रवृत्ति के होते हैं। ठीक है, जो बच्चा अपना जो यूरिन है अगर वो स्टोर कर रहा है, वो नहीं बार बार उसको मतलब बाहर निकाल रहा है और स्टोर करके रख रहा है, तो इस टाइप के जो बच्चे हैं वो कैसे होते हैं, कंजूस प्रवृत्ति के होते हैं। ठीक है, और भविष्य में जाकर कैसे बनते हैं, समय के पाबंद होते हैं, मतलब उनको समय की कीमत का पता लगता है। लेकिन वो बच्चे जो अपना यूरिन पास कर देते हैं बिना किसी चीज़ को, उनको ये नहीं पता होता कि यहाँ पे कपड़े गंदे होंगे या कुछ भी होंगे, बस वो अपना जो यूरिन है वो क्या कर देते हैं, एक्सपेल मतलब बाहर कर देते हैं। तो इसमें इस टाइप के बच्चे क्या होते हैं, ये फिजूल खर्ची वाले होते हैं। कैसे, फिजूल खर्ची वाले बच्चे, ठीक है, फिजूल खर्ची वाले बच्चे हो जाते हैं ये आगे जाके। और ये बच्चे सब हंध विचारधारा वाले होते हैं और फिजूल खर्ची में विश्वास रखते हैं। उसके बाद है फैलिक स्टेज यानी कि लिंगीय अवस्था। तो ये कितने से कितने वर्ष तक होती है, 3 से 6 वर्ष तक होती है। ठीक है, इसमें क्या होता है, यहाँ बालक में एडिपस और इलेक्ट्रा 2 चीज़ें होती है भाई, याद रखना। एक होता है इडिपस, ठीक है, एडिपस उसको याद कैसे करेंगे वो भी मैं बताऊंगी, और एक है इलेक्ट्रा। देखो इसमें ना जो ये लैंगिक अवस्था है, इसमें कोई हम इसको ऐसे रिलेट नहीं कर सकते कि इसमें बच्चे के जो पार्ट्स हैं वो जेनिटल पार्ट्स वगैरह डेवलप होंगे, नहीं, ये सिर्फ एक अट्रैक्शन की एज होती है। ठीक है, देखो एडिपस को मैं कैसे याद रखूं, एडिपस का मतलब होता है, जैसे हम कहते हैं ना कि मम्मा की ज़्यादा मम्मा काम करती है तो मम्मा की एडी में दर्द हो जाता है, तो एडी में किसके दर्द होता है, मम्मा का रहता है ना, यानी कि माँ का। तो याद रखना माँ की तरफ कौन अट्रैक्ट होता है, बेटा। तो इस जो एडिपस होता है ये कौन सी स्टेज होती है, कौन सी टर्म, इसको कैसे याद रखेंगे
कि जो एडिपस है वो पुत्र जो है अपनी माँ की तरफ अट्रैक्ट रहता है। अब जो इलेक्ट्रा है, इलेक्ट्रा में क्या होता है, अब जब एक चीज़ अपने एडिपस याद कर लिया तो इलेक्ट्रा आपको अपने आप याद हो जाएगा। इलेक्ट्रा में क्या होता है, जो बेटी होती है वो किसकी तरफ अट्रैक्ट होती है, पापा की तरफ, फादर की तरफ, ठीक है। तो पुत्री का अपने पिता की ओर आकर्षित होना इलेक्ट्रा कहलाता है, और बेटे का अपनी माँ की तरफ आकर्षित होना एडिपस कहलाता है। और इसको कैसे याद रखते हैं, एडिपस यानी कि मम्मा की एडी में दर्द हो गया, तो आपको ये याद रखना है। और चीज़ याद रखना कि इसमें कभी भी जेनिटल पार्ट से हम रिलेट नहीं करेंगे, ये फैलिक स्टेज होती है, लिंगी अवस्थाएं होते हैं, यहाँ पे सिर्फ एक अट्रैक्शन बताते हैं जो कि 3 से 6 साल के वर्ष के बच्चों के लिए होता है। आगे होता है लेटेंसी स्टेज यानी कि सुप्तावस्था। इसमें क्या होता है, लेटेंसी एज के अंदर यह इस स्टेज में लैंगिक विकास की सुप्तावस्था कहा जाता है, क्योंकि इसमें लैंगिक तरीके से कोई भी विकसित नहीं होता। इस अवस्था में बच्चा सिर्फ और सिर्फ क्या करता है, स्कूल जाना शुरू कर देता है, यानी कि विद्यालय जाना शुरू कर देता है, स्कूल जाना शुरू कर देता है, ठीक है। और बच्चा इसी अवस्था में नए कौशल सीखता है, ठीक है, ये रहा, नए कौशल सीखता है। और जिज्ञासा की प्रवृत्ति आने लग जाती है, कब, क्यों, है ना, कैसे, ये क्वेश्चन पूछने लग जाता है वो, ठीक है। तो यहाँ पे बच्चे का अभी तक कोई भी पार्ट अच्छे से डेवलप नहीं होता, इसमें सिर्फ यौन ऊर्जा शांत रहती है। बच्चा सामाजिक कौशल सीखता है, स्कूल जाना शुरू करता है, कब, क्यों, कैसे जैसे क्वेश्चन पूछने लग जाता है। उसके बाद आती है जननांगीय अवस्था यानी कि जेनिटल स्टेज, और ये होती है 12 से ऊपर के। इस अवस्था में बच्चा हर प्रकार से, इसमें हर प्रकार के जैसे जैविक या रासायनिक परिवर्तन आ जाते हैं और लैंगिक अंगों का संपूर्ण विकास हो जाता है, परिपक्वता आ जाती है, यौन रुचि का विकास हो जाता है। तो आपको समझ में आ गया क्या क्या था, ये याद रख लेना, ये इंपॉर्टेंट है, पूछ लेते हैं इसमें से, है ना। ये स्टेज जो है इंपॉर्टेंट है, और ये 2 चीज़ें एडिपस और इलेक्ट्रा भी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आते हैं हम कुछ की पॉइंट्स। अगर आपको ये कहीं पे भी दिखाई दे रहे हैं तो आपको ये चीज़ें याद रखनी है, ठीक है। अभी मैं बताती हूँ, एक ना इन्होंने हाँ ये रहा, इरोस और थैंटोस, है ना, जीवन की प्रवृत्ति दी थी, मूल प्रवृत्ति, है ना। तो कौन कौन सी, एक तो इरोस और एक है थैंटोस। मैंने इसको कैसे याद किया था, जब मैं याद करती थी तो मैं ऐसे याद करती थी, मैंने यहाँ पे लिख दिया था इरोज, ठीक है, और यहाँ पे लिख दिया था थैंटोस, हिंदी में लिखा था मैंने तो थैंटोस। और मैंने इसको कैसे याद किया था, जीवन का रोज, जीवन का रोज ऐसे याद किया था मैंने, जीवन का रोज बोले तो इरोज, और मैंने बोला था मौत का टॉस, मौत का टॉस बोले तो थैंटोस। आपको ऐसे याद रखना है। तो जो इरोज होता है वो जीवन से रिलेटेड होता है, और जो थैंटोस होता है वो मौत से रिलेटेड होता है। यानी कि ये जो इरोज है ये क्या है, निर्माणकारी होता है, निर्माण करते हैं, निर्माणकारी। और जो विध्वंसकारी है वो है थैंटोस, विध्वंसकारी, ठीक है, वो क्या है हमारा थैंटोस। तो जीवन का रोज बोले तो इरोज, और मौत का टोस बोले तो थैंटोस, ये याद रखना, ये मूल प्रवृत्ति है, इरोज और थैंटोस। उसके बाद एक टर्म दी थी इन्होंने, लिबिडो। लिबिडो का मतलब होता है यौन ऊर्जा, यौन ऊर्जा से रिलेटेड, ठीक है। फ्राइड के अनुसार जीवन शक्ति या यौन ऊर्जा, लिबिडो का मतलब होता है। एक होता है डिफेंस मैकेनिज्म यानी कि रक्षात्मक युक्तियाँ, तनाव से बचने के लिए ईगो द्वारा अपनाए गए तरीके जैसे दमन, उदात्तीकरण या विस्थापन, इसको बोलते हैं हम लोग क्या, डिफेंस मैकेनिज्म। तो देखो ये ना जितने भी हमने टर्म देखी हैं, तो एक बार मैं इनको फटाफट रिवाइज करा देती हूँ। साइको एनालिटिकल थ्योरी, सेक्सुअल थ्योरी, और ये किसने दी थी, सिगमंड फ्राइड ने। और जो मनोविश्लेषणवाद के जनक है वो कौन है, हमारे सिगमंड फ्राइड। साइको एनालिसिस का फादर किसे बोला गया है, सिगमंड फ्राइड को बोला गया है। उसके बाद इनके 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट है, टोपोग्राफिकल मॉडल, स्ट्रक्चरल मॉडल और साइकोसेक्सुअल स्टेजेस, मन की संरचना, व्यक्तित्व की संरचना और मनोयोनिक विकास की अवस्थाएं। सबसे पहले उन्होंने टोपोग्राफिकल मॉडल बताया, इसके 3 पार्ट बताए, कॉन्शियस, सबकॉन्शियस और अनकॉन्शियस। जो सब कॉन्शियस माइंड था वो 1/10 होता है। इसकी कंपैरिजन उन्होंने की थी आइसबर्ग के साथ, यानी कि बर्फ़ की चट्टान के साथ, बर्फ़ की चट्टान के साथ, ठीक है। और जो हमारा सबकॉन्शियस माइंड होता है ये इन दोनों के बीच को बैलेंस करके रखता है। ये चीज़ें मतलब थोड़ा सा दिमाग पे अगर हम जोर दें तो चीज़ें याद आ जाती हैं। और अचेतन माइंड होता है 9/10, यानी कि 10 में से 9 भाग क्या होता है, हमारा अचेतन माइंड होता है। और याद रखना कि जो सिगमंड फ्राइड थे उन्होंने सबसे ज़्यादा जो फोकस किया था वो अचेतन माइंड पर ही किया था, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, पूछ लेंगे कि अचेतन माइंड पर सबसे ज़्यादा काम किसने किया था,
तो हमारे सिगमंड फ्राइड ने बोला था, या फिर ये पूछ ले कि सिगमंड फ्राइड ने कौन से मन को ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी थी, तो वो अचेतन माइंड था। ठीक है, उसके बाद आता है स्ट्रक्चरल मॉडल यानी कि डायनामिक मॉडल भी बोलते हैं, गत्यात्मक पक्ष। इसमें इड, ईगो और सुपर ईगो 3 थे कि अगर आप जैसे सुख का अनुभव करते हैं, छोटा बच्चा उसको तुरंत संतुष्टि चाहिए होती है, तो इड में आता है। ईगो के अंदर ये रियलिटी प्रिंसिपल पर काम करता है, और सुपर ईगो होता है जो मोलैरिटी प्रिंसिपल के ऊपर काम करता है। और उसके बाद है ये ना गलत बोल दिया है भाई, ये जो है सुपर ईगो जो है वो किसके ऊपर काम करता है, मोलैरिटी प्रिंसिपल। ठीक है, उसके बाद है योनिक अवस्थाएं, इसमें बता दिया। सबसे पहले ओरल स्टेज आती है, फिर एनल स्टेज है, फिर फैलिक स्टेज, लेटेंसी और जेनिटल। ठीक है, सबसे पहले बच्चा काटना चूसना शुरू करता है, वो मुंह से करता है। फिर बच्चा जो अपना यूरिन है अगर उसको पास कर रहा है, ठीक है, तो फिजूल खर्ची वाला बच्चा बन रहा है। अगर वो उसको स्टोर करके रख रहा है, मतलब ज़्यादा कपड़े गंदे नहीं कर रहा, तो वो कंजूस प्रवृत्ति का होता है। फैलिक स्टेज में बच्चा एडिपस और इलेक्ट्रा आ जाता है, मम्मा की एडी में पेन रहता है, तो इसलिए जो लड़का है वो मम्मा की तरफ, मम्मी से ज़्यादा प्यार करेगा, और इलेक्ट्रा है जो पिता के प्रति प्रेम करती है लड़की। सुप्तावस्था लेटेंसी एज होती है, इसमें यौन ऊर्जा शांत रहती है, कोई भी शारीरिक डेवलपमेंट नहीं होता, बस बच्चा स्कूल जाना शुरू करता है, कब क्यों जैसे क्वेश्चन पूछने लग जाता है। उसके बाद होती है जेनिटल एज, जिसके अंदर बच्चे में यौन ऊर्जा का विकास हो जाता है। ठीक है, ये कुछ की पॉइंट्स थे, यौन ऊर्जा, डिफेंस मैकेनिज्म और इरोज और थैंटोस, इसको याद रख लेना। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू।